जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का प्यारे बच्चों हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 का हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास। यानी क्लास 10 का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का हिस्ट्री का ये लेक्चर 1 वीडियो है। आज का लेक्चर 1 वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो है। तो क्लास 10 के हिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है प्यारे बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास प्यारे बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है इति और दूसरा बना है हास। इति जोड़ हास मिलकर क्या बनता है? तो इतिहास बनता है। इति का अर्थ होता है ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटना हुआ होगा। यानी ऐसा अवश्य ही घटना हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतिहास का परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? तो अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब हुआ जो बीत गया समय, उसी को क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। यानी बीते हुए समय को हम लोग जब अध्ययन करते हैं, इतिहास कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसका परिभाषा एक और तरीका से हम दे सकते हैं इतिहास का, कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटनाओं को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकार जो थे, उन्होंने बीती हुई घटनाओं को क्या किया? फिर से उजागर किया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान देश के निवासी थे। यानी हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान देश के थे। इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया था, इसीलिए इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाने लगा। प्यारे बच्चों, जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कल्हन की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी से मिलती है। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच के निरंतर चलने वाला एक क्या है? विषय है, यानी एक सब्जेक्ट है। अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका है। वर्तमान का मतलब होता है जो चल रहा है, और भविष्य का मतलब जो आने वाला है। अब ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपका स्टार्ट होता है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? और ये प्यारे बच्चों VVI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार 2 नंबर का आता है, यानी 2 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है, इसका आंसर क्या लिखें? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृत का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद जो है प्यारे बच्चों, विश्व में क्या होता है? दुनिया। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृत का फल है। यानी ये जो राष्ट्रवाद जो है पूरे आधुनिक विश्व को का जो राजनीतिक स्तर है उसको जागृत करने का ये क्या फल है? राष्ट्रवाद। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, और इसका आरंभ फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति से माना जाता है। यानी किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कोई भी देश है, उस देश का यदि विकास करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद जो है फ्रांस में सबसे पहले आरंभ हुआ था, और वो भी 1789 की क्रांति में देखा गया था। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में आरंभ हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था? तो यूरोप में। यूरोप क्या है? एक महादेश है, और यूरोप के अंतर्गत ये फ्रांस देश आता है।
जब अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी जिस इंसान के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगा उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कहेंगे। और राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ पर हुआ था प्यारे बच्चों? तो यूरोप में हुआ था। यूरोप में पुनर्जागरण काल में ही हो गया था। अब समझते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो पुनर्जागरण काल है ये कब आरंभ हुआ था, कब कितने शताब्दी में आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। और प्यारे बच्चों तो राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ पर आरंभ हुआ था? यूरोप में। और यूरोप क्या है? एक महादेश, और यूरोप में ही पड़ता है फ्रांस। तो राष्ट्रवाद निकलकर सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में देखा गया था। राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ देखा गया था प्यारे बच्चों? यानी राष्ट्रवाद सबसे पहले पूरे यूरोप में कहाँ, किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की क्रांति में हुआ देखा गया था। और ये कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। तो ये 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस का एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था लुई सोलमा। और ये किस वंश के थे? तो बुर्बो राजवंश के। बुर्बो राजवंश के ये एक राजा हुआ करते थे। तो बुर्बो राजवंश के ही एक राजा हुआ करते थे लुई सोलमा। लुई जो है एक 16वें नंबर का राजा हुआ करते थे, लुई सोलमा। और ये एक निरंकुश राजा हुआ करते थे प्यारे बच्चों। ये जो लुई सोलमा है फ्रांस के ही राजा थे, लेकिन ये कैसा राजा थे? निरंकुश राजा थे। निरंकुश का मतलब हुआ कि ये बहुत ही अत्याचारी राजा थे। ये क्या करते थे? जो फ्रांस की जो जनता है, प्रजा है, उनके विषय में नहीं उतना सोच विचार करते थे। यानी ये सिर्फ अपने फ़ायदे ही देखते थे, इन्हें कि मेरे प्रजा कैसा है, मेरा जनता कैसा है, उसके विषय में कुछ नहीं चिंता करते थे। सिर्फ ये अपने बारे में सोचते थे। और ये एक भोग विलासी थे, अपने अय्यासी में ही दीवाने रहते थे। इसलिए ये कैसे राजा थे? निरंकुश राजा थे। और जब मन तब उल्टा सीधा ये कानून लागू करते रहते थे। तो इसके कारण से वहाँ की जो राजा थे लुई सोलमा फ्रांस की, जिसके कारण से वहाँ की जो फ्रांस की जो जनता थे इनको क्या किया? इन पर जो है उल्टा सीधा ये काम करते थे, उल्टा सीधा ये कानून लागू करते थे, जिसके कारण से वहाँ की जनता को बहुत ही आक्रोश उत्पन्न हो गया। और 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या कर दिया? एक क्रांति कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये लुई सोलमा जो थे ये कैसा राजा थे? तो निरंकुश राजा हुआ करते थे। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि फ्रांस की क्रांति के बाद तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। यानी लुई सोलमा जो है एक कैसा राजा हुआ करते थे? निरंकुश राजा हुआ करते थे, यानी तानाशाही राजा हुआ करते थे। और फ्रांस की क्रांति के बाद ये लुई सोलमा को वहाँ की जनता ने गिलोटिन पर चढ़ाकर उसे क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका पत्नी को भी दंडित किया गया। तो इस तरह से तानाशाही जो है फ्रांस की क्रांति के बाद तानाशाही क्या हुआ? समाप्त हो गया। और वहाँ फ्रांस की जो जनता थी अपने हाथों में क्या ले लिया? सत्ता ले लिया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो क्रांति के समय किए गए कार्य, क्रांति के समय में वो कौन कौन से कार्य किया? वहाँ के कुछ महापुरुषों ने जो सबसे अधिक पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने पितृ भूमि खतरे में है, यानी वहाँ पर जो है कुछ ऐसे क्रांति के समय कुछ ऐसे कार्य किए गए कुछ महापुरुषों ने, कुछ बुद्धिमानों ने। क्यों किया? क्योंकि वहाँ के लोगों को एकजुटता लाना था। क्योंकि फ्रांस में जो 1789 में जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में सबसे पहले फ्रांस की जो जनता को जब तक ले एकजुट नहीं करेगा तब तक ले कैसे होगा? तो एकजुटता लाने के लिए वहाँ पर कुछ कानून माने कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे वहाँ की जनता को जागरूक कर सके, क्रांति के प्रति एकता कर सके सभी को। तो वहाँ पर सब बोलने लगे कुछ लोगों ने कि पितृभूमि खतरे में है। पितृभूमि यानी पिता की भूमि हमारा खतरे में है, हम यहाँ के नागरिक हैं। और सामूहिक मिलाप बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा था और एक समान झंडा बनाया।
तो ये 4 काम ऐसे किए, इस 4 काम के कारण से वहाँ की जनता एकजुट हो गए और 1789 ईस्वी में लुई सोलमा के प्रति एक क्रांति कर दिया। तो प्यारे बच्चों 21 जनवरी 1793 को लुई सोलमा को गिलोटिन पर चढ़ाकर सभी जनता के बीच में फांसी दी गई थी। सभी जनता के बीच में फांसी दी गई थी। तो लुई सोलमा को गिलोटिन पर चढ़ाकर जो है फांसी दिया था। कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, याद रखिएगा 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई सोलमा को गिलोटिन पर चढ़ाकर सभी जनता के बीच में क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। और कुछ समय के बाद रानी को भी फांसी दे दी गई थी। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये जो 1789 ईस्वी के समय जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? ये क्रांति होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर क्या लिखे कि 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। यानी जो 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति हुआ था, इसका मुख्य कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता था। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुई सोलमा था। फ्रांस की क्रांति के समय में वहाँ का जो राजा हुआ करते थे लुई सोलमा, ये कैसा राजा थे? ये कैसा शासक थे? तो निरंकुशवादी शासक थे। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यानी लुई सोलमा के समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, यानी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होते थे। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे लिखा है कि सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार उस समय अधिक था। इसी कारण से सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी। जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। क्यों थी पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी क्यों थी? क्योंकि ये दोनों जो थे अमीर थे। ये दोनों थे अमीर, गरीब नहीं थे। इसका मतलब भ्रष्टाचार जो हो रहा था गरीबों के लिए हो रहा था, गरीब जनता के लिए। पादरी और कुलीन अमीर वर्ग के थे, गरीब वर्ग के नहीं थे। तो जो गरीब वर्ग के थे, जो गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के जो थे, ये दोनों पर अत्याचार हो रहे थे, ये दोनों के प्रति भ्रष्टाचार हो रहे थे। और लुई सोलमा जो है पादरी और कुलीन वर्ग के साथ थे, इसलिए इन दोनों का स्थिति अच्छी थी। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग थे उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा था और उनके साथ लुई सोलमा जो है साथ नहीं दे रहे थे, जिसके कारण से फ्रांस में क्रांति आ गया। तो इस क्रांति के मार्ग में वाल्टेयर, रूसो तथा मोनेस्क्यू ने आगे बढ़ाया था। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य को लिखें। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक कार्य किए गए जो इस प्रकार हैं। तो कौन कौन है प्यारे बच्चों? तो पहला पॉइंट कार्य क्या लिखा था, क्या हुआ था? नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया था। यानी जब फ्रांस की 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुए थे, उनके बाद जो है नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी। नया संविधान बनाया गया था, सभी को समान अधिकार दिया गया था और ये आर्टिकल 50 के तहत हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया गया था और नाप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया था और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया था। तो ये सभी प्यारे बच्चों काम किए गए थे फ्रांस में जो 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, इसी क्रांति में किए गए थे। तो प्यारे बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिए बताएं। तो प्यारे बच्चों आज लेक्चर 1 वीडियो था, आपका लेक्चर 1 वीडियो था। तो आज यहीं पर रहने देते, इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।